नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कल के एग्जाम के लिए जिस प्रकार का पेपर आया था उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ आपको मैं बता देती हूँ कि अपने चैनल पर फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेस आई हैं उनमें यदि आप एसआई के एग्जाम पेपर जो भी आया है उसमें जो जो प्रश्न थे अक्सरशः वे प्रश्न एग्जाम में मिले। तो यदि आपने अच्छे से क्लास देखी है तो ये एग्जाम निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न यहां तक कि विकल्प भी, और कहीं कहीं तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी ऐसी लाइनें जो हूबहू एग्जाम में आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास में अपन पेपर को ही सोल्व करने वाले हैं। ये क्लास स्पेशली 13/9/21 के पेपर के लिए ही रखी गई है। अपन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है एग्जाम में, आपको मैं बता देती हूँ कि अलग अलग सीरीज के हिसाब से अलग अलग पेपर थे। उनमें अपन प्रश्नों को पढ़कर और उनके विकल्पों के आधार पर उत्तरों का चयन करेंगे, ताकि आप अपनी अगर और कोई सी भी सीरीज है तो उसमें भी प्रश्नों के उत्तर मिलाने कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है अपन वो लेकर चलेंगे जिसमें ईन प्रत्यय पूछा गया था। तो प्रश्न क्या था कि प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्न में से ईन प्रत्यय किसमें नहीं है। ईन प्रत्यय किसमें नहीं है। अब ईन प्रत्यय नहीं है पूछा गया, ध्यान रखना नहीं है। अब कुछ बच्चे तो यूं सोच रहे होंगे, ओ नो, हमने तो है पढ़ लिया था, है ना। और इस गलती के लिए मैंने बार बार कहा था कि भाई इस प्रकार की गलती मत करना। 2 बार प्रश्न पढ़े बगैर उत्तर का चयन करना ही नहीं है। तो ईन प्रत्यय नहीं है में कौन कौन से विकल्प पूछे गए थे। देखिए, एक तो था नमकीन, एक शब्द था नमकीन। दूसरा जो विकल्प था रंगीन था, रंगीन था। तीसरा जो विकल्प था वो गमगीन, गमगीन। और चौथा जो विकल्प था वो था शौकीन। ये थे। अपने को ईन प्रत्यय हटाना है, और ईन प्रत्यय हटाने के बाद कोई न कोई, मैंने आपको कहा था कि सार्थक शब्द बचना चाहिए, और उसके बाद ईन जहां पर लगता हो वहां पर तो ईन प्रत्यय होगा, और जहां पर नहीं लगता हो वहां पर नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, अपने को सार्थक शब्द निकालना है। तो सार्थक शब्द यहां पर निकल गया नमक, और नमक के साथ अपनों ने ईन जोड़ा तो नमकीन बन गया। यानी यहां पर तो है, ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। उसके बाद यदि अपन देखें, सार्थक शब्द है रंग, और रंग के साथ अपनों ने ईन प्रत्यय को जोड़ा तो जाहिर सी बात है कि रंगीन शब्द बन जाता है। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। यहां पर देखिए, अब यहां पर जो मूल शब्द है वो क्या है। मूल शब्द गम है। गम मूल शब्द है, तो इसके बाद क्या बच गया, गीन बच गया, गीन बच गया ना। अगर अपन यहां पर गमग कर देते हैं, गमग, तब तो ईन बच जाएगा, ईन प्रत्यय लग जाएगा, परंतु गमग तो कोई शब्द ही नहीं होता। तो इसलिए यहां पर ईन प्रत्यय नहीं है। यानी हमारा जो विकल्प है इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। तो शौक शब्द होता है और उसके बाद ईन प्रत्यय जुड़ा है तो शौकीन हो जाएगा। तीसरा विकल्प यहां पर सही माना जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इस विकल्प को। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न की यदि अपन बात करें तो दूसरा प्रश्न आपके है कि किसमें लय प्रत्यय नहीं है, यानी लय नहीं है बताना है। अब अपने सामने विकल्प कौन कौन से हैं। विकल्प है मंजुल, मंजुल विकल्प है, इसके साथ साथ ऐतल विकल्प है, और इसके साथ साथ मांसल विकल्प है, मांसल विकल्प है, और इसमें इसके साथ साथ शामल, शामल विकल्प है। वो का वो काम करना है अपने को प्रत्यय अलग करने हैं, मूल शब्द अलग करने हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी प्रत्यय पढ़ाते समय कि आप ऐसे काम करना कि मूल शब्द को अलग कर देना, बाकी जो बचेगा वो पूरा का पूरा प्रत्यय में चला जाएगा। अब देखिए, मंजू एक शब्द होता है, हम जानते हैं, और मंजू के साथ लय प्रत्यय जोड़ दिया गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर अपन अत को अलग करें और लय प्रत्यय को अलग करें तो अत तो कुछ होता ही नहीं है, अत तो कोई शब्द ही नहीं होता। तो सार्थक शब्द क्या है। सार्थक शब्द इसमें है तल। तल का मतलब अपन नीचे के तल या गहराई को ले लेते हैं। तो यहां पर है
उपसर्ग जुड़ा है न कि लय प्रत्यय, यानी हमारा विकल्प ऐतल यहाँ पर सही मान लिया जाएगा। मांस एक सार्थक शब्द होता है और इसके साथ लय प्रत्यय जुड़ा है। इसी के साथ श्याम किसी का नाम होता है, सार्थक शब्द होता है और इसके साथ भी लय प्रत्यय जुड़ा है, यानी हमारा जो विकल्प सही माना जाएगा वो ऐतल माना जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है, और ये सारी की सारी चीजें मंजुल, पीतल, ये सारे के सारे शब्द मैंने बताए थे इसी क्लास में। अपने चैनल की जो क्लास आती है उसमें मंजुल और ऐतल दोनों शब्द बताए गए हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी अपने को क्या देखना है, गार, और वो भी नहीं, गार प्रत्यय नहीं है वो चीज देखनी है। विकल्प कौन से हैं? विकल्प है स्नानागार, स्नानागार, यादगार, यादगार, और तीसरा विकल्प है मददगार, मददगार, और चौथा विकल्प है रोजगार, रोजगार। वो का वो काम करना है कि गार प्रत्यय को हटाने के बाद कोई सार्थक शब्द बचना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखिए, अगर अपन देखें तो स्नान, स्नान के बाद बच क्या गया, अब यहाँ पर स्नान के बाद स्नान न, इसमें आ मात्रा है तो ए अगर इधर चली जाती है तो ए इधर भी आएगी, तो इसलिए यहां पर अपन देखेंगे तो स्नान के साथ गार अगर कर देते हैं तो बीच वाली मात्रा रह जाएगी, तो इसलिए यहां पर आगार बच जाता है, स्नान जोड़े आगार बच जाता है। तो यहां पर ही हमारा गार प्रत्यय नहीं है, इसलिए हमारा सही विकल्प कौन सा मान लिया जाएगा, स्नानागार मान लिया जाएगा। यहां पर स्नानागार। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं यादगार की, तो यादगार में याद मूल शब्द होता ही है, हम जानते हैं, और इसके साथ साथ सीधा का सीधा गार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मदद मूल शब्द होता ही है, गार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। रोज मूल शब्द होता ही है, उसके साथ है। बसता क्या है, इन तीनों में गार गार बसता है, तो इन तीनों में तो गार प्रत्यय है, परंतु इसमें गार प्रत्यय नहीं है, तो हमारा सही विकल्प कौन सा मान लिया जाएगा, स्नानागार शब्द मान लिया जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको भी। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा आया है यहाँ पर, तत्सम शब्द नहीं है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम, और वो भी क्या बताना है, नहीं बताना है। अब विकल्प आपके सामने कौन कौन से हैं, एक तो दुर्बल है। देखिए दुर्बल तत्सम शब्द होता है और इसका मतलब तद्भव रूप हो जाता है दुबला। उसके बाद यदि अपन बात करें आदर की, उसके बाद करें त्योहार की, और उसके बाद करें बिंदु की, तो देखिए यहां पर जो कंफ्यूजन बनता है ये इसलिए बनता है क्योंकि ये तीनों ही शब्द है वो सामान्यतः तद्भव में ही अपन लेकर जाते हैं, तो इसलिए यहां पर अपन मान सकते हैं कि भाई ये प्रश्न है वो शायद थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। यहां पर यूं पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द दुर्बल है जिसका मतलब दुबला होता है, और यहां पर आप इस प्रश्न को एक बार छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि देखते हैं क्या रिजल्ट निकालती है आरपीएससी बोर्ड, क्या रिजल्ट निकालता है, किस प्रकार से उत्तर का चयन होता है। इसमें थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, तो इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह पाएंगे। मुझे जहां तक लगता है ये प्रश्न थोड़ा सा नहीं की जगह हाँ आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में अपन देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी सभी तत्सम कौन से विकल्प में है, इसका अपने को चयन करना है। अब अपने सामने विकल्प कौन सा है, देखिए ए विकल्प तो अपना है विवाह है, विवाह, कहानी, कहानी, और उसके बाद नाच। देखिए यहां पर तत्सम नहीं है, सीधा का सीधा पता चल रहा है कि नृत्य होता है, नाच। अगर आपको और भी नहीं पता तो एक आधे शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे विकल्प में तो ये तो हमारा विकल्प नहीं है, यहां पर अपनों ने देख लिया। उसके बाद धैर्य, धैर्य और परख और प्रगट। तो प्रगट जो परख है
वो परीक्षा का तद्भव रूप होता है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर परख तद्भव है तो तत्सम तो नहीं हो सकता। बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तो तीसरे विकल्प में आग, पत्र, पत्र और दही, ये 3 विकल्प है। तो आग अग्नि का तद्भव रूप होता है, तो ये भी तद्भव आ गया, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। बात करते हैं चौथे की। तो चौथा प्रश्न अपने सामने है दंड, शिर और शाख, ये है। तो इसमें अपन सभी के सभी तत्सम शब्द मान सकते हैं और यहाँ पर अपना द विकल्प है वो सही उत्तर मान लिया जाएगा। तो जल्दी से इसको भी नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं कौन से प्रश्न की तरफ? छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठे प्रश्न में यदि अपन देखें तो इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, ये पूछा गया है कि भाई कोई उपसर्ग नहीं है, ऐसे शब्द का चयन करना है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसमें यदि अपन देखें तो ऑप्शन आपके सामने ये है, बेकार है, इसके बाद बेलदार है, बेलदार है, और उसके बाद बेखबर है, बेखबर, और उसके बाद बेगुनाह है। वो बेगुनाह है, वो की वो बात रिकॉल कीजिए, याद कर कीजिए कि अपनों ने देखा था कि भी मूल शब्द को अपने को अलग करना है, उससे पहले वाले उपसर्ग में चले जाएंगे, उसके बाद वाले शब्दांश प्रत्यय में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, देखिए कार जो है वो प्रत्यय के रूप में आता है, तो ये उपसर्ग आ गया, यानी ये उपसर्ग है। तो ये तो हमारा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि अपने को उस शब्द का चयन करना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। बात करते हैं बेलदार की। तो बेल एक शब्द हो सकता है और दार प्रत्यय हो सकता है, तो यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, और उपसर्ग नहीं होने के कारण यहाँ पर अपन यह सही विकल्प मान सकते हैं, यानी इस प्रश्न में बेलदार सही हो जाएगा। खबर एक सार्थक शब्द है, बे उपसर्ग लगा हुआ ही है। गुना एक सार्थक शब्द है, बे उपसर्ग लगा हुआ ही है, तो हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सही विकल्प मान लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन से नंबर का प्रश्न है? अपन आ गए हैं 7 नंबर के प्रश्न पे, और आप एक एक करके, आप अगर विश्वास नहीं होता तो अपने चैनल की क्लास देख लीजिए। सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे नियम कहीं भी समझने वाले टॉपिक में ले लीजिए, आपको वो की वो चीजें मिलेगी। उसके बाद अगले प्रश्न की यदि बात करें तो किस विकल्प में तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है, यानी तत्सम भी होने चाहिए और इसके साथ साथ तद्भव भी होने चाहिए। ये एक नया प्रकार आया है भाई प्रश्नों का, और तत्सम तद्भव मैंने शब्द करवाए थे, बहुत अच्छे से करवाए थे। चलिए अपन देख लेते हैं। इसमें पहला जो विकल्प है वो है अंक, उसके बाद अंक के बाद आ जाता है काक। पहला विकल्प अंक, उसके बाद दूसरा काक और तीसरा आम, ये आ गया। ठीक है। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो आंवला, आंवला आ गया, उसके बाद अमावस आ गया, अमावस, और अमावस के बाद कबूतर आ गया, कबूतर आ गया, ये विकल्प है। और तीसरे जो विकल्प में यदि अपन बात करें तो आसरा आ गया, आसरा, पकवान आ गया, पकवान विकल्प है, और उसके बाद दही विकल्प है। और अंतिम में यदि अपन बात करें तो गांव है, बाघ है और बिच्छू है, बिच्छू है। यानी ये हमारा प्रश्न है जिसमें अपने को तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द देखने हैं। अब देखिए गांव, बाघ, बिच्छू ये तद्भव होते हैं, आसरा, पकवान, दही ये भी जो होते हैं वो तद्भव होते हैं। यहां पर देखिए काक एक तत्सम होता है, आम और अंक, अंक भी तत्सम होता है, काक भी तत्सम होता है, और आम तद्भव होता है, आम्र का आम तद्भव रूप है, यानी ये अपना विकल्प है वो सही मान लिया जाएगा। तो इस प्रश्न में अ विकल्प सही मान लिया जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को यदि अपन देखें तो 8 नंबर प्रश्न है जिसमें देशज शब्द पूछा गया है कि इनमें से
निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। यहां पर भी मैं आपको बता देती हूं कि भाई एक कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर बन रही है 8 नंबर क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछा गया है देशज, देशज शब्द है पूछा गया है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो एक तो ओखली दिया गया है, तो ओखली उल्लूखल, उल्लूखल का रूप होता है तद्भव रूप, तो ये तद्भव है, देशज नहीं है। उसके बाद यदि अपन बात करें टोटका, टोटका, टेंटुआ, टेंटुआ, किवाड़, तो ये तीनों के तीनों शब्द देशज है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः जो मूर्धन्य वर्ण आते हैं उनको अपन देशज में काम में लेते हैं, देशज में काम में लेते हैं, तो इसलिए इनमें ज्यादातर मूर्धन्य वर्ण है। टोटका करवाना, टेंटुआ दबा देना, इस प्रकार से किवाड़, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपन अक्सर करते रहते हैं सामान्य आम बोलचाल की भाषा में। तो इसको भी प्रश्न को एक बार आप थोड़े समय के लिए डिले कीजिए, देखते हैं कि आगे इसके संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है। बात करते हैं 9वें प्रश्न की, 9 नंबर प्रश्न की। तो इस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है, यानी कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है, ये अपने को चयन करना है। विदेशी शब्द कौन से में नहीं है, तो देखिए अपने पास विकल्प कौन कौन से हैं। ए विकल्प की यदि बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे, आगे क्या है, मालूम, ये लीजिए, ये हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मालूम विदेशी भाषा का शब्द है, तो इसलिए ये हमारा विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे की बात करें तो उसने मुझे आवाज दी, ये लीजिए, आवाज भी विदेशी भाषा का शब्द है, तो यहां पर ये भी हमारा सही उत्तर विकल्प नहीं हो सकता। इसके बाद यदि अपन बात करें तो कार बस की टक्कर में, तीसरा विकल्प है कार बस की टक्कर में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कार और बस ये सभी के सभी इंग्लिश के शब्द हैं, कार और बस, तो इसलिए ये भी हमारा विकल्प सही नहीं है। अंतिम विकल्प की यदि बात करें तो वह है सदैव, सदैव सच बोलता है, सदैव सच बोलता है। हाँ, ये हमारा सही विकल्प हो सकता है, क्योंकि सदैव जो होता है वो सदा जोड़ एव की संधि है, यानी हिंदी के शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर विदेशी कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प माना जाएगा वो द विकल्प सही माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट तो नहीं मत लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं तो 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किस विकल्प में कोई भी विदेशी मूल का शब्द नहीं है, वो प्रश्न है, यानी विदेशी मूल का शब्द नहीं है, इसी का ही चयन करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें शब्द दिए गए हैं भाई। ए विकल्प जो है इसमें तो है दोस्त और खुशी। ए विकल्प जो दिया गया है उसमें है अपने सामने दोस्त खुशी, ठीक है। ब जो विकल्प है उसमें है अकेला साहस, और स जो विकल्प है वो है देहात और आसान। ये लीजिए, यहां पर अपन कह सकते हैं कि दोस्त हमारा नहीं है, साहस हमारा नहीं है, देहात और आसान ये दोनों हमारे हैं, तो विदेशी के नहीं है, तो इसलिए हमारा ये सही विकल्प मान लिया जाएगा। चौथा कौन सा है? चौथा विकल्प है चेहरा, तो चेहरा हमारा है ही नहीं, चेहरा और मौसम, ये लीजिए। तो इस प्रश्न में भी तीसरा विकल्प सही उत्तर माना जाएगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न 11वें प्रश्न पर। तो और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि यदि किसी के पास दूसरी सीरीज है तो आप उत्तर नोट करते जाइए, कौन कौन सा उत्तर है, उत्तर नोट करते जाइए, फिर आप अपने पेपर में निशान लगा दीजिए। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11वें प्रश्न में क्या है कि किस विकल्प में सभी तद्भव है, यानी
सभी तद्भव शब्दों को अपने को छांटना है। तद्भव, सभी तद्भव कौन से विकल्प में है? तो यहां पर जो अ विकल्प है वो तो है सहज, संजोग, संजोग और समंदर। पहला विकल्प ये हो गया। ब विकल्प जो है वो है गात, गाहक और गणपति, गणपति। स जो विकल्प है वो है चांद, झरना और उसके बाद झुंड। और यदि अंतिम विकल्प की बात करें तो छकड़ा, छकड़ा, काजल और खेत, काजल और खेत, ये हमारा सही विकल्प होगा। क्षेत्र को खेत कह देते हैं, काजल हो गया, छकड़ा हो गया, छकड़ा जो बैल होता है उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से बाकी में गात यदि अपन देखें तो वो नहीं है, और उसके बाद समंदर देखें, संजोग तो हो जाता है, समंदर देखें तो ये नहीं है। और इसमें यदि अपन देखें तो देखिए चांद तो तद्भव है परंतु झरना तद्भव नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर अपन कौन से विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयन करेंगे? अपन चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयन करेंगे। तो यहाँ पर भी आप जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा? 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में देखते हैं, देखिए इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। याद कीजिए अपनों ने संज्ञा टॉपिक पढ़ा था और मैंने कहा था कि भाई वर्तमान में यदि कहीं प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, और अपनों ने सारे के सारे किए थे भाई। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, सभी से बनी संज्ञाओं को अपनों ने पढ़ा था। तो कौन सी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, तो नहीं है। तो एक पहला विकल्प है यहाँ पर प्राथमिकता, प्राथमिकता, प्राथमिकता। दूसरा विकल्प यहाँ पर है सुंदरता, सुंदरता। तीसरा है ममता। ये लीजिए, ये यूं का यूं शब्द लिखवाया हुआ है किसमें? सर्वनाम वालों में। मम जोड़े ता का क्या बनता है? ममता बनता है, और मम का मतलब मेरा, यानी सर्वनाम शब्द है। तो ये ममता हमारा सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि ये सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा है। जबकि अंतिम विकल्प कौन सा है? सॉरी, तीसरा विकल्प यहाँ पे समता है और चौथा ममता है। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ममता सही विकल्प माना जाएगा। ठीक है, ये समता मान लीजिए। तो सही विकल्प जो है वो कौन सा माना जाएगा? ममता माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम से बना विशेषण है, न कि सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, न कि विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। ऐसा कैसा शब्द लिखवाया हुआ है देख लीजिए आप। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा? 13वां प्रश्न। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा याद कीजिए अपने उस क्लास को। मैंने कहा था कि कहीं भी कोई समस्या आए तो जो मूल शब्द निकले, जो मूल धातु निकले, उसके साथ ना जोड़कर देख लेना। यदि सेटिंग हो रही है, सेट हो रहा है, तो वहां पर तो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी, और यदि सेट नहीं हो रहा तो वो अन्य में जाएगा। ये सीधा का सीधा बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प है वो एक तो है पढ़ाई, और दूसरा है दौड़, तीसरा है उतराई, और चौथा है खटाई। ना लगाकर देख लीजिए, पढ़ धातु के आगे ना लगाओगे, पढ़ना शब्द बनता है, दौड़ना शब्द बनता है, उतरना शब्द बनता है। क्या खटाना शब्द या खटना शब्द बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। तो खट्टा जोड़े आई। अब यहां पर ये जो सही विकल्प माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। तो 14वें प्रश्न में क्या था? गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? यानी गुणवाचक विशेषण को अपने को छांटना है। तो अपनी विशेषण वाली क्लास याद करिए। सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण में जाएंगे, संख्यावाचक संख्यावाचक में जाएंगे, मात्रा नाप तोल वाले परिमाणवाचक में जाएंगे, बाकी सारे के सारे किस में ले जाने अपने को? गुणवाचक में। यहाँ पर विकल्प कौन से हैं? विकल्प पहला तो है बालक पहली कक्षा में पढ़ता है।
पहला है, तो पहली, दूसरी, तीसरी संख्या आ गई, तो गुणवाचक विशेषण तो ये अपन यहां पर नहीं कह सकते। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, तो देखिए अगला है यह पुस्तक मेरी है, वह विकल्प है यह पुस्तक मेरी है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद यदि संज्ञा लिख दी जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, यानी गुणवाचक विशेषण इसमें भी नहीं है। तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अब देखिए गुण व दोष से संबंधित सारी की सारी बातें गुणवाचक विशेषण में, और ये मैंने स्पेशली बताई हुई है। तो यहाँ पर दोष बताया जा रहा है कि कपटी व्यक्ति, व्यक्ति की कौन सी विशेषता है, कपटी, तो यहाँ पर यह सही विकल्प मान लिया जाएगा। अंतिम विकल्प इसमें है समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, तो अनेक लोग संख्या से संबंधित हो गया और लोगों को गिना जा सकता है, तो संख्यावाचक विशेषण उसमें माना जाएगा। यानी इस 14 नंबर प्रश्न में हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ये सही विकल्प, सही उत्तर माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूं कि ये प्रश्न आपके सही होंगे। यदि आपने सभी के सभी क्लासेस देखी है तो मैं चैलेंज करके कह सकती हूं कि अपने क्लास में और अपने समझे हुए टॉपिक में से कुछ भी चीज बाहर नहीं गया, आपको हर एक चीज के बारे में बताया गया था, हर एक प्रश्न के प्रकार के बारे में बताया गया था कि भी इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं अपन 15वें प्रश्न की, 15 नंबर प्रश्न की। तो 15 में क्या है, किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। मैंने सीधा का सीधा बताया था कि भाई सीधा का सीधा यूं पूछा जा सकता है कि किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया है और किस वाक्य में नहीं है, दोनों प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो सहकर्मक क्रिया है, ये अपने को ढूंढना है। पहला जो विकल्प है वह अभी तक सो रहा है। जो ए नंबर विकल्प है वो ये है कि वह अभी तक सो रहा है, ये विकल्प है। दूसरे की यदि अपन बात करें तो दूसरा विकल्प अपने सामने है कि बच्चा बहुत देर से रो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा जो विकल्प है वो धावक मैदान में दौड़ रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है। और अंतिम में चौथे विकल्प की यदि अपन बात करें तो वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। याद कीजिए सहकर्मक क्रिया वाली क्लास को, मैंने आपको कहा था सोना, रोना, नींद लेना, यात्रा करना, उड़ना, रेंकना, ये सारे के सारे किस में जाते हैं, अकर्मक क्रिया में जाते हैं, मूलतः अकर्मक क्रिया होती है। अब यहां पर देखिए सोना आ गया अकर्मक, तो सहकर्मक तो नहीं है, रोना अकर्मक, दौड़ना अकर्मक। अब ये उड़ नहीं रहा है, उड़ा रहा है, तो उड़ा कौन रहा है, कोई ना कोई तो कर्म है जो ये काम कर रहा है, कोई ना कोई करता है, तो इसलिए यहां पर हमारा जो सही विकल्प है वो ये हो जाएगा। तो यहां पर सही विकल्प यानी सहकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, ये है रोना सोना, तो मूलतः ही किस में जाते हैं, अकर्मक क्रिया में चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो भी क्लास अच्छे से देखी होती तो ये प्रश्न आपका कोई नहीं ले जा सकता था। उम्मीद करती हूँ कि आपके ये प्रश्न सही भी होंगे, इतने ज्यादा मुश्किल भी नहीं है क्योंकि ये बेसिक व्याकरण है। उसके बाद अपन बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, यानी क्रिया से निर्मित संज्ञा है, और वो भी क्या, सभी शब्द। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए कि किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो यहां पर अपने सामने जो विकल्प है वो ये है भूल हंसी। दूसरा विकल्प अपने सामने है शिक्षा अच्छाई, शिक्षा अच्छाई। और तीसरा विकल्प अपने सामने है
तीसरा विकल्प है मिठास चुनाव, मिठास चुनाव। और चौथा विकल्प अपने सामने है पूजा और जवानी। देखिए अब अलग अलग आंसर की जो आपके सामने आ रही है, आप खुद सोचिए कि इसमें होना क्या चाहिए। क्रिया की मैंने पहचान ही बता दी थी कि क्रिया का मूल क्या होता है, धातु होता है। धातु के साथ ना लगाओगे तो हमेशा ही क्रिया होगी। अब आप देखिए भूल के साथ ना लगाइए, भूलना क्रिया है, हंसना क्रिया है, तो सीधी की सीधी पता चल रही है ना कि इसमें दोनों के दोनों शब्द क्रिया से बने हुए संज्ञा है, तो हमारा सही विकल्प ये होगा। अब शिक्षा, शिक्षा ना कोई शब्द होता है, नहीं होता, ना नहीं बैठ रहा, क्रिया नहीं है। अन्य कैसी है, मीठा, मीठा विशेषण शब्द होता है, मिठाना कोई होता है क्या, नहीं होता, ना सेट नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। पुजाना, पुजाना कुछ होता है तो नहीं होता, जवाना कुछ होता है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए सीधा का सीधा पता चल रहा है अपने नियम के अनुसार। मैंने सीधी सी ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, ना लगा कर देख लेना, आपको क्रिया का पता चल जाएगा। और यदि आप थोड़े से ध्यान से पेपर करके आए हो तो पेपर बड़ा मुश्किल भी नहीं था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा यूं था कि ध्यान देने की जरूरत थी। और मैंने कहा था कि 2 बार यदि प्रश्न पढ़ोगे तो उत्तर प्रश्न स्वयं बताने लग जाएगा। अब अपन बात करते हैं 17 की, क्रिया विशेषण रहित वाक्य, यानी किसमें क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य यहां पर पूछा गया है। अब यहां पर विकल्प कौन सा है कि विकल्प एक तो पहला तो है, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। अगर ये है तो यहाँ पर सुनने की विशेषता कौन बता रहा है, ध्यानपूर्वक। और सुनना क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले क्रिया विशेषण, यानी ये विकल्प तो हमारा सही नहीं हो सकता, ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं दूसरे वाक्य की, तो दूसरे वाक्य में पूछा गया है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। अब यहां पर क्रिया शब्द है और क्रिया से पहले विद्यार्थी यानी संज्ञा शब्द आया है, कोई भी क्रिया विशेषण शब्द या क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द नहीं है, तो इसलिए हमारा सही विकल्प यही हो जाएगा। और आगे के विकल्प की बात करें तो सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, यानी क्रिया क्या हो रही है, होना, और वर्षा हो रही है तो किस प्रकार से हो रही है, लगातार, तो लगातार शब्द कैसा हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसमें जो तीसरा विकल्प है उसमें भी लगातार क्रिया विशेषण है, तो इसलिए ये विकल्प भी हमारा नहीं होगा। अंतिम विकल्प की बात करें तो वे अचानक चले गए, तो यहां पर देखिए चले गए, चले जाना क्रिया है और क्रिया से पहले अचानक आया तो अचानक क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर वह विकल्प सही उत्तर मान लिया जाएगा। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, बाद में अपन आगे बात करते हैं अगले 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न की यदि अपन बात करें तो इसमें देखिए 18 नंबर प्रश्न है और 18 नंबर में किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है, तो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग पूछा है, पूछा है कि किसमें हुआ है। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को उसी प्रकार से विकल्प देखना है। तो विकल्प में अगर अपन बात करें तो अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, पहला विकल्प तो ये है। दूसरे विकल्प की यदि बात करें तो वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, वह बहुत देर से
ज्यों का त्यों खड़ा है। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो मेरा गांव पास में ही है, मेरा गांव पास में ही है। और यदि अंतिम विकल्प की बात करें तो मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझने वाला लेवल वाला प्रश्न ये आया है। देखिए संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किसमें हुआ है। मैंने आपको सीधा का सीधा बताया था। अब कुछ जो लोग हैं वो इस वाक्य को सही उत्तर मान रहे हैं, कुछ लोग मेरा गांव पास में है ये मान रहे हैं, जबकि सीधा का सीधा आ रहा है के सामने। का के की के साथ कोई भी शब्द आ जाए वहां पर संबंध सूचक माना जाएगा। तो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, ए विकल्प में हुआ है। किसी से प्रभावित मत होइएगा, तो इसको भी नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, 19 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 19 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि विस्मयादि बोधक, 19 नंबर प्रश्न है उसमें प्रश्न पूछा गया है कि विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी विस्मयादि बोधक की विशेषताएं बतानी है, उनमें से चयन करना है। विस्मयादि बोधक देखिए, अब याद कीजिए अपनी क्लास को। यहां पर क्या है कि इसमें वचन के अनुसार विकार होता है, इसमें वचन के अनुसार विकार। पहले तो मैं आपको बता देती हूं, याद कीजिए विस्मयादि बोधक शब्द है वो विकारी होते हैं या अविकारी होते हैं, ये याद कीजिए आप। तो विकारी नहीं होते, विकारी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये अविकारी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो बिल्कुल गलत बात दी गई है, तो ये तो हमारा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें वचन के अनुसार विकार आता है, जबकि इसमें विस्मयादि बोधक में कभी भी विकार नहीं आता। दूसरा विकल्प इसमें है कि ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। मैं आपको बता देती हूं कि केवल शोक और घृणा नहीं है, अत्यधिक हर्ष, अत्यधिक खुशी, आशीर्वाद से संबंधित भी शब्द इसमें आते हैं। तो इसलिए केवल वाली बात, हाँ यदि यूं आ जाता कि ये शोक व घृणा का भाव प्रकट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु केवल यहां तक ये सीमित नहीं है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। उसके बाद यदि अपन तीसरे विकल्प की बात करें तो ये वाक्य रचना के आरंभिक घटक, अनिवार्य घटक है। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, जरूरी नहीं है भाई अनिवार्य रूप से सब में विस्मय का चिन्ह प्रयोग हो, विस्मयादि शब्द प्रयोग करें। अब मैंने आपको कहा था ना कि कुछ वाक्यों में मैं बताऊंगी कि मैंने स्पष्ट लाइन बताई और वो की वो एग्जाम में। अब वाला विकल्प सुनिए, ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ये ऐसे की ऐसे लाइन आपको क्लास में बताई गई है कि ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, यानी बाद के वाक्य से सामान्यतः इनका संबंध ही नहीं रहता, ये अलग ही अपना रहते हैं। और ये जो अंतिम विकल्प इस प्रश्न में आया है कि ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, बिल्कुल ऐसी की ऐसी लाइन बताई गई है और हूबहू वो की वो लाइन उठाकर दे दी गई है, तो यहाँ पर यह विकल्प सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अक्षरश पूरा का पूरा सिलेबस आप इस क्लास में देख सकते हो, इस पेपर में देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न के रूप में अपन 20 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल आप क्लास को यदि याद करो तो इसमें पूछा गया है कि निपात, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने आपको 3 ही निपात बताए थे, तो, ही, भी, और तीनों के तीनों से संबंधित वाक्य इसमें है।
देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए। पहला विकल्प है वह कल ही चला गया, वह कल ही चला गया, यानी ही आ गया, निपात का प्रयोग है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं है, उस वाक्य का चयन करना है। उसके बाद यदि अपन बात करें, देखिए अगले विकल्प की, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, जाऊंगा, ये लीजिए भी ज्यों का त्यों आ गया है, तो इसका मतलब इसमें भी निपात प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता, अपने को नहीं वाला वाक्य ढूंढना है। तीसरे में देखिए, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। यहां पर देखिए कहीं ही भी तो आया नहीं आया, तो इसमें निपात का प्रयोग नहीं है, यह हमारा सही विकल्प मान लिया जाएगा। चौथे विकल्प की यदि बात करें तो वह तो आज जाएगा, ये लीजिए तो मैंने 3 ही शब्द आपको बताए थे निपात में कि ही भी तो अगर आ जाए तो वहां वे निपात ही होते हैं। ये लीजिए, तीनों के तीनों ऐसे के ऐसे प्रश्न आ गए। अब सोच लीजिए आप कहां किसने नुकसान किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपन आ गए 21 नंबर प्रश्न पर, और 21वें प्रश्न को यदि अपन देखें तो देखिए किस विकल्प में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी अकर्मक का वाक्य अपने को छांटना है। देखते हैं विकल्प, वह बिना बात ही हंस रही है, वह बिना बात ही हंस रही है। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। तीसरे विकल्प की बात कर लीजिए, मां पुत्र को समझाती है, मां पुत्र को समझाती है। चौथे विकल्प की बात करें तो मदारी भालू को नचाता है, मदारी भालू को नचाता है। ये लीजिए, ये विकल्प है, और इसमें पूछा गया है अकर्मक क्रिया कहां है। अकर्मक क्रिया कहां होगी? जहां पर कर्म नहीं होगा, और कर्म किसका उत्तर होता है? क्या, किसे या किसके, किसको का। वह बिना बात क्या हंस रही है, कोई उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, तो ये वाक्य अकर्मक क्रिया का है। बच्चों ने क्या बनाया? चित्र बनाया, उत्तर आ रहा है सकर्मक। मां पुत्र को क्या समझाती है? कुछ भी समझा सकती है, मैथ समझा सकती है, हिंदी समझा सकती है, इंग्लिश समझा सकती है। मदारी किसे नचाता है? बालू को नचाता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो उत्तर है वो हमारा अ विकल्प सही मान लिया जाएगा, तो इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की। देखिए, चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा से रचित है। जो विशेषण है, विशेषण वो संज्ञा से बने हैं, संज्ञा से बने, यानी संज्ञा विशेषण से बन सकती है और विशेषण संज्ञा से बन सकते हैं। अब यहां पर देखिए, आपके सामने एक जो विकल्प है वो शिक्षित है, शिक्षित कमाओ, कमाओ। दूसरा जो विकल्प है, अब देखिए इसको यहीं पर अपन क्लियर कर लेते हैं। शिक्षा तो संज्ञा होती है, इससे बना है तो इसलिए ये विशेषण है, परंतु कमाना तो क्रिया होगी, तो यह हमारा विकल्प नहीं हो सकता, है ना। अब अपन बात करते हैं दूसरे का, भीतरी और आपसी। देखिए, आपस में जो है वो संबंध सूचक शब्द होता है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता।
तीसरे विकल्प की यदि बात करें तो पीड़ित, पीड़ित और दयनीय, ये बिल्कुल सही है। दया भी एक संज्ञा का भाव है और पीड़ा भी संज्ञा का भाव है, यानी ये दोनों संज्ञा से बने हुए विशेषण है, तो ये हमारा सही विकल्प माना जाएगा। और वार्षिक, और उसके बाद बात करें निचला का, तो अगला, पिछला, निचला, ये सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, नीचे का जो है उसमें चले जाएंगे। यानी नीचे का जो शब्द होता है वो सामान्यतः विशेषता बतलाने के लिए काम आता है, तो वर्ष जो है वो संज्ञा होती है, तो इसमें एक तो आया है परंतु दोनों नहीं, तो इसलिए हमारा स विकल्प इसमें सही मान लिया जाएगा। बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, यानी तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। चौथे विकल्प की यदि अपन बात 23 नंबर प्रश्न की यदि बात करें तो नदी का पर्याय कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं सरसी। सरसी देखिए छोटा तालाब होता है, छोटा तालाब होता है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही मान लिया जाएगा, यानी सही मान लिया जाएगा। बाद में आपगा, आपगा नदी को कहते हैं, आपगा, पयस्विनी नदी को कहते हैं, पयस्विनी नदी को कहते हैं, और उसके बाद तटीनी, तटीनी भी नदी को कहते हैं, यानी ये सारे के सारे सही है। ये प्रश्न है वो, ये ऑप्शन अपना सही विकल्प हो जाएगा। 24वीं की यदि बात करें तो 24वीं में किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं, यानी पेड़ के पर्यायवाची आपको बताने हैं। देखिए पहला जो विकल्प है उसमें वृक्ष और अरण्य है, वृक्ष और अरण्य, तो वृक्ष तो पेड़ होता है परंतु अरण्य जंगल होता है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता, यानी ए विकल्प हमारा नहीं हो सकता। बै की यदि बात करें तो रसाल और पादप, रसाल और पादप, देखिए रसाल आम का होता है, पादप तो फिर भी पेड़ को कह सकते हैं, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तीसरे की बात करें तो पुहुप, पुहुप और तरु, तो पुहुप पुष्प को कहते हैं, फूल को कहते हैं, तो इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अंतिम की बात करें तो विटप या बिटप और द्रुम, ये हमारा सही विकल्प मान लिया जाएगा, यानी द विकल्प इसमें सही उत्तर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें दोनों के दोनों पेड़ के पर्यायवाची शब्द आए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की, तो 25वें प्रश्न के बारे में यदि अपन देखें तो 25वां क्या कह रहा है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी एक जैसे पर्यायवाची किसमें नहीं आए हैं। तो 25वें में यदि अपन ए विकल्प देखें तो देखिए इच्छा और अभिप्सा सामान्यतः एक ही चीज होती है, इच्छा अभिप्सा। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि परस्पर पर्याय नहीं है, ये अपने को बताना है, तो इच्छा और अभिप्सा सामान्यतः एक के लिए ही आती है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि ये एक के ही पर्याय है। दूसरे में कपोत और पिक, कपोत कबूतर को कहते हैं और पिक कोयल को कहते हैं, तो इसमें दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये हमारा विकल्प मान लिया जाएगा। तीसरे में देखें तो रात को ही अपन यामिनी भी कह सकते हैं, और चौथे विकल्प में देखें तो ऊंट को ही अपन करभ कह सकते हैं, करभ कह सकते हैं, तो यहाँ पर वह विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर भी निपात पूछा गया है। अब पहले तो पूछा गया था कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वाक्य बताओ, अब निपात का प्रयोग हुआ है वो वाक्य आपको बताना है। तो अपन पहले विकल्प में देखते हैं कि वह पटना गया था, वह पटना गया था, कहीं भी ही भी तो आया है, नहीं आया, तो अपना ये विकल्प नहीं हो सकता। वह विकल्प मुझे आने तो दो, मुझे आने तो दो, आ गया ना, तो ये हमारा सही विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि इसी में निपात का प्रयोग हुआ है। तीसरा विकल्प है संभवतः, संभवतः वह आएगा, आएगा, तो ये जो है वो भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि तो ही भी इसमें नहीं आए। मात्र 3 शब्द बताए थे, तीनों के आधार पर आपके दोनों प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ पर मैं कल आ सकता हूं, मैं कल आ सकता हूं,
तो यहां पर भी आपका ये ही भी तो नहीं है, तो इसलिए इसमें निपात नहीं है। जल्दी से इनको भी नोट कीजिए। और मात्र 3 शब्दों जो आपको बताए गए थे उनके आधार पर आपके निपात से संबंधित दोनों के दोनों प्रश्न क्लियर। दोनों प्रश्न क्लियर का मतलब आप 2000 के आगे चले गए। अब अपन बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। 27 में बहुत ही सुंदर प्रश्न है, विलोम पूछा गया है। तो प्रश्न क्या पूछा रहा है कि किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी विलोम नहीं बताना है अपने को। अब ए विकल्प इसमें कौन सा है? ए विकल्प है ऋजु, वक्र, ठीक है। और यहां पर यदि मैं आपको बताऊं तो देखिए, ऋजु जो होता है वो सीधे को कहते हैं और वक्र टेढ़े को कहते हैं, तो ये आपस में विलोम है, तो अपने को नहीं ढूंढना है, तो ये तो हमारा विकल्प नहीं हो सकता। दूसरे की यदि बात करें तो दूसरा है सघन और विरल। बिल्कुल सही है, ये सघन घने को कहते हैं और विरल कम को कहते हैं, हल्के को कहते हैं, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा क्योंकि ये सही विलोम है। उसके बाद तीसरे की बात करें तो संग्रह और परिग्रह, ये हमारा सही विकल्प है क्योंकि ये आपस में विलोम नहीं है। चौथे की बात करें तो सम्मुख, सम्मुख का मतलब सामने, विमुख का मतलब सामने नहीं होना, तो इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि ये सही विपर्याय यहां पर माने जा सकते हैं। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। तो 28 में क्या पूछा गया है? विलोम। अब देखिए यहां पर यदि अपन बात करें तो 27 प्रश्न में सह विकल्प सही माना जाएगा। अब अपन बात करते हैं 28वें प्रश्न में की। तो 28वें प्रश्न में अब यहां पर विलोम नहीं पूछा गया था ना, तो यहां पर विलोम पूछा गया कि विलोम है। तो यहां पर जो विकल्प आपके सामने है सामिस, सामिश और आमिष। तो सामिस और आमिष की यदि अपन बात करें तो ये है वो विलोम की दृष्टि से यदि अपन देखें तो सामिस और आमिष ये एक ही प्रकार में जाते हैं, विलोम के प्रकार में नहीं जाते, तो ए विकल्प तो हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद यदि अपन बात करें दूसरे की तो विज्ञ, विज्ञ का मतलब भी जानकार होता है और अभिज्ञ का मतलब भी जानकार होता है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तीसरे का मूड और विमूड, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। और चौथा जो है वो कौन सा है? सुकर, सुकर और दुष्कर, तो यहां पर ये हमारा सही विकल्प माना जाएगा क्योंकि सुकर का सही विलोम होता है दुष्कर, तो ये हम सही मान सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। 29 नंबर प्रश्न को आप देखिए प्रश्न मैं बोलकर बता देती हूं आपको। यहां पर अपन बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की, तो मैं आपको ऐसे करती हूं, प्रश्न बोलकर बता देती हूं और उनके उत्तर भी सीधे के सीधे बता देती हूं ताकि कम समय में अपना प्रश्न क्लियर हो जाए। और यदि आपको कोई टॉपिक क्लियर करना हो, कोई प्रश्न क्लियर करना हो, तो आप क्लास में जाकर फिर से चेक कर सकते हैं क्योंकि अक्षरश वही पेपर आया है जो अपन क्लास में पढ़ चुके हैं। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक होते हैं ना, सुनने में तो समान लगते हैं परंतु अर्थ अलग आते हैं, उनका पूछा गया है। तो देखिए यहां पर जो पहला विकल्प है वो वृंत और वृंद का है। तो वृंत और वृंद की यदि अपन बात करें तो वृंत तो होता है सामान्यतः डंठल और वृंद का मतलब होता है समूह, और ये उल्टा दिया गया है, तो इसीलिए यही हमारा सही विकल्प माना जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों सही है। शोध सूजन होती है, शोध शुद्ध संस्कार होते हैं, वसन कपड़ाई होता है, व्यसन बुरी आदत होती है, ऋत का मतलब सत्य और ऋतु एक मौसम होती है। हमारे भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती है। आ जाइए 30 नंबर प्रश्न पर। और 30 नंबर प्रश्न की यदि अपन बात करें तो इसमें किन, यही है
श्रुति सम भिन्नार्थक में नहीं वाला पूछा गया है। तो इसमें यदि अपन बात करें तो देखिए, जो चिर और चीर यानी जो तीसरा विकल्प है, इसमें चिर का मतलब तो होता है दीर्घकाल और चीर का मतलब होता है वस्त्र, उल्टा दिया गया है। अब आप कहीं भी कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग ये भी बताएंगे कि हरण का मतलब चुराना नहीं होता, हिरण का मतलब, हरिण तो मृग होता ही होता है, हरण का मतलब भी ले जाना, अलग कर देना होता है, तो सामान्यतः उसी के अर्थ में जाएगा। तो इसमें चिर और चीर वाला जो है वो विकल्प उल्टा होने के कारण सही उत्तर माना जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो परिच्छद और परिच्छेद का सही अर्थभेद बताना है। तो इसमें जो परिच्छद और परिच्छेद होता है, उसमें परिच्छद का मतलब तो होता है आवरण और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग। तो आप इसको भी सही उत्तर मान लीजिएगा। 32 नंबर की बात करें तो किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो यहां पर श्लाघनीय और प्रशंसनीय, ये जो है विकल्प, ये आपका सही विकल्प मान लिया जाएगा। साम्य का वैषम्य हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष, रित का अनरित। तो चौथा विकल्प आपका सही मान लिया जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है, हम सभी जानते हैं संक्रामक रोग होता है, ए विकल्प सही उत्तर मान लिया जाएगा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जिज्ञासा होती है, तो इसलिए यहां पर 3 नंबर विकल्प जिज्ञासु सही उत्तर मान लिया जाएगा। कही हुई बात को फिर कहना, यानी कही हुई बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण कहलाता है, यानी यहां पर दूसरा विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 1 नंबर विकल्प, जिसमें यूं बताया गया ना कि राम के हित लक्ष्मण बन गए, तो इसमें यूं हो जाएगा राम के लिए लक्ष्मण बन गए। तो के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, तो यहां पर संप्रदान कारक ही पूछा गया, तो इसलिए ये विकल्प सही माना जाएगा। जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? सदाचारी कहते हैं, और जिसका आचरण बुरा हो उसे कदाचारी कहते हैं। तो इसलिए यहां पर जो 4 नंबर विकल्प है सदाचारी, वो सही उत्तर माना जाएगा। 38 में इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो सही विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, इमली, चांदी और लौकी, ये तीनों की तीनों स्त्रीलिंग सूचक शब्द है। उसके बाद 39 में किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कि कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें 2 नंबर विकल्प नींबू, दही और केला, ये सही विकल्प मान लिया जाएगा। 40 में कौन सा शब्द सदैव एकवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसमें आकाश, आकाश शब्द सदैव एकवचन में प्रयुक्त होता है। बाल, हमेशा मेरे बाल उड़ गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे होश उड़ गए, तो ये बहुवचन के हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस वाक्य में किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम पुरुष का मतलब होता है आप, आपको, ये, और किसके लिए? सुनने वाले के लिए, खुद के लिए नहीं, सुनने वाले के लिए यदि आप, तू, तुम, कोई भी शब्द प्रयोग में लाया जाए। तो यहाँ पर पहला वाक्य आपको यही उचित लगता है, तो सुन रहा है कोई वक्ता, तो ये नहीं हो सकता। इसमें होगा हम अपने आप को भूल गए, ये विकल्प यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा, तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। 42 में हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, यदि अपन बात करें हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, तो नदियां निकलती है यानी हिमालय से अलग हो जाती है। अब यहाँ पर पहली बात तो से प्रसर्ग, से कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और से 2 में होता है, एक तो करण में और एक अपादान में। यहाँ पर अलग होने के अर्थ में जा रहा है, तो अपादान कारक माना जाएगा। तो तीसरा विकल्प अपादान कारक सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें भी श्रुति सम भिन्नार्थक का कौन सा सुमेलित है वो बताना है। तो अश्व, घोड़ा, उसके बाद अश्म पत्थर होता है, तो ये भी नहीं होगा। जलद बादल होता है, जलज कमल होता है, ये भी उल्टा है, तो ये सही नहीं होगा।
सर्वथा सब तरह से, सर्वदा हमेशा है, ये सही विकल्प मान लिया जाएगा। तो तीसरा सर्वथा और सर्वदा वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद अनिल हवा होती है, अनल आग होती है, उल्टा दिया गया है। 44 नंबर में निश्चयात्मक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें जो उत्तर माना जाएगा वो बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ये सही विकल्प माना जाएगा। 45 में आवृत्ति मूलक पक्ष मैंने करवाई थी, अपनी स्पेशल क्लास आई थी पक्ष की, तो उसमें अपनों ने देखा था कि भाई वह स्कूल जाता है, ये वाक्य सही माना जाएगा। 4 नंबर कृत्रिवाच्य से संबंधित वाक्य है 46 नंबर क्वेश्चन में। तो कृत्रिवाच्य से संबंधित जो वाक्य है वो लड़का पढ़ रहा है, यह वाक्य सही माना जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में श्रुति सम भिन्नार्थ है, तो इसमें दूसरा जठर और जरठ नामक वाला विकल्प है वो सही उत्तर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें विपरीत दिया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं 48 की। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए तीसरा विकल्प सही नहीं होगा कि कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। देखिए कर्मवाच्य वही होगा जहां कर्म आएगा, तो उसमें सकर्मक ही होगा, तो तीसरा विकल्प सही। अगर उसमें बात करें कि कौन सा कथन गलत है 49 नंबर क्वेश्चन में, तो 49 नंबर क्वेश्चन में क्रिया को देखिए, ये जो विकल्प माना गया ना, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, ये गलत है। यानी 2 नंबर विकल्प क्रिया को तो हमेशा विधेय कहा जाता है और कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। 50 नंबर में सभी शब्द शुद्ध है। अब शुद्ध बताना है तो इसमें आप जो 2 नंबर विकल्प है जिसमें तंदुरुस्त, मद्देनजर और चारागाह है, ये दिया गया है, ये सही विकल्प माना जाएगा। 51 में किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो इसमें माना जाएगा वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये वाला वाक्य सही उत्तर माना जाएगा। 52 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, वो प्रश्न पूछा गया है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, इसमें जो शुद्ध नहीं है, इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है? तो मत्स्य, हाँ, सृष्टि, देखिए इसमें दृष्टा शब्द आएगा, दृष्टा नहीं होता, दृष्टा शुद्ध होता है, तो इसलिए चौथा विकल्प सही माना जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है तो दंपत्ति होगा, ठीक है, दंपत्ति शुद्ध माना जाएगा। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो विलोम शब्द वाले में हार और परिहार, यानी 4 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। विलोम शब्द युग्म नहीं है। अगर इसमें यदि अपन बात करें तो देखिए वैतनिक और सवैतनिक एक ही अर्थ में जाएंगे, तो इसलिए ये सही विकल्प मान लिया जाएगा, ये विलोम नहीं है। उसके बाद 56 में किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अगर इस में अपन बात करें तो देखिए इसमें जो सही उत्तर माना जाएगा वो माना जाएगा स विकल्प, धातव्य भवनिष्ठ। 57 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? यदि अपन इसमें बात करें तो देखिए मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। मैंने आपको बताया ना 2 स्वतंत्र वाक्य होंगे और किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हुए होंगे, तो ये संयुक्त वाक्य माना जाएगा। 58 में मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, तो मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इसमें यदि अपन देखें तो क्या पढ़ाई? पुस्तक। किसको पढ़ाई? लड़के को, तो द्विकर्मक क्रिया मानी जाएगी, 2 कर्म इसमें आए हैं। 59 में इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य जहां होता है जहां पर की आ जाता है। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, तो ये 59 में जो विकल्प माना जाएगा वह 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा।
60 में निम्नलिखित में से सरल या साधारण वाक्य है। तो सरल या साधारण वाक्य की यदि अपन बात करें तो इसमें दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, 4 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, कितने नंबर पर आ गए अपनों ने बात की 60 नंबर की। अब अपन बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न की। तो व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, ये सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ये भी सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक अकर्मक, ये भी ठीक है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता नहीं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाते हैं भाई। तो यहां पर चौथा विकल्प सही मान लिया जाएगा। 62 में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहां पर अपन देखेंगे साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, यह शुद्ध वाक्य माना जाएगा। 63 में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है तो यहां पर अपन बताएंगे वह बुरे आदमी नहीं है, तो यहां पर ये अशुद्ध माना जाएगा। 64 में व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है में यदि अपन बात करें तो ये सही माना जाएगा कि किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है, ये कोई आवश्यक नहीं है, तो ये सही नहीं है। उसके बाद 65 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध में मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये वाला वाक्य शुद्ध माना जाएगा। 66 में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो 66 में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो यहां पर पहला जो विकल्प है बेफालतू बात मत करो, ये होगा, क्योंकि फालतू को ही अपन बकवास कह सकते हैं, तो बे यहां पर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। 67 नंबर प्रश्न में शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो 67 में जो सी विकल्प होगा वो सही माना जाएगा। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है। आदि और आदि, आदि का मतलब आरंभ और आदि का मतलब आदत या अभ्यस्त, तो सही अर्थ माना जाएगा आरंभ और अभ्यस्त माना जाएगा। तो यहां पर जो सही विकल्प माना जाएगा वो 2 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। 69 में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, और ऐसा का ऐसा सेम वाक्य मेरा लिखवाया हुआ है। उसके बाद अपन बात करते हैं भाई 70 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से गलत कथन है, गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन में देखिए, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, ये बिल्कुल सही बात है। वाक्य के अंत में कभी भी आप प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हो तो पूर्ण विराम नहीं लगाते। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा हो उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ये सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है कि यदि संबंधवाचक जैसा अर्थ दे रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य तो वहां पर सिर्फ पूर्ण विराम लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 70 में आपका ब विकल्प सही माना जाएगा। 71 में मां ने बच्चों के झगड़े को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पर, तो पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी, तो ये होगा भाई तिल का ताड़ बनाकर, बच्चों के झगड़े को बड़ा बनाकर तिल का ताड़ बनाकर और पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी, तो यहाँ पर द विकल्प चौथा विकल्प सही माना जाएगा। 72 में सिर मुंडाते ही ओले पड़ना जो वाक्य है उसमें कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना, ये तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। गागर में सागर भरना 73 नंबर की यदि अपन बात करें तो इसमें जो सही उत्तर माना जाएगा, गागर में सागर भरना में बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बातें कह देना, तो ये 3 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। 74 में कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा है? तो 74 में जो लोकोक्ति और मुहावरा है कमजोर द्वारा अधिक शक्ति प्रदर्शन करना, तो वो तो ये होगा अपने मुंह है अध जल गगरी मेरी बिल्ली, अच्छा चिंटी के पर निकलना,
ये तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। 75 में अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। हताश उद्यमी ने क्या कहा, यहाँ पर अपन कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो वह विकल्प सही माना जाएगा। बहुत ज्यादा परिश्रम किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। 76 में एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। उसके लिए यदि अपन बात करें तो यहाँ पर कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। पहले भी बुरा था फिर और अधिक बुरा हो गया, तो एक तो करेला था ही यानी खारा था ही, फिर नीम और चढ़ा, तो इसलिए दुगुना खारा हो गया। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? यदि 77 नंबर की बात करें तो घड़ों पानी पड़ना में बहुत वर्षा होना, ये सही नहीं है। 1 नंबर विकल्प सही माना जाएगा, बाकी सारे के सारे सही विकल्प हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न की। तो आग बबूला होना, ये तो सामान्यतः आप जानते भी हो। अत्यंत क्रोधित होना, अत्यंत क्रोध करना, ये 3 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। अपने पैरों पर खड़े होना, यदि इस प्रश्न की बात करें 79 की, तो आत्मनिर्भर होना। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का सही प्रयोग हुआ है? तो 80 नंबर प्रश्न में यदि अपन बात करें कि सही प्रयोग हुआ है तो एक ही है तुष्टीकरण, ये है वो सही माना जाएगा। एपीसमेंट को कहते हैं तुष्टीकरण, तो ये सही विकल्प 1 नंबर माना जाएगा। 81 में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है ये अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो कहा जाता है वो महान्यायवादी को कहा जाता है, जबकि महाधिवक्ता क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका 3 नंबर विकल्प सही मान लिया जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। इसमें 82 नंबर प्रश्न में तो यहां पर अपन यूं कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये सही माना जाएगा। अपराधी का निशंक होना। उसके बाद अपन बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न में। तो 83 नंबर प्रश्न में जुरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछा गया है, तो ये होता है क्षेत्राधिकार। विशेषाधिकार नहीं, अभी क्षेत्राधिकार होता है। अप्रोच की यदि अपन बात करें तो अप्रोच का शाब्दिक अर्थ होता है असंगत। पारिभाषिक शब्द पूछा गया भी, असंगत में उपमार्ग होगा, वह विकल्प सही माना जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी का सुसंगत पारिभाषिक शब्द पूछा गया है। तो अथॉरिटी अपन किसे कहते हैं? प्राधिकार को कहते हैं। प्राधिकार यानी 1 नंबर विकल्प यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। 86 नंबर प्रश्न में किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? अगर इस की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट ही होगा भी। ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात होता है, आयात और निर्यात नहीं होता, तो 1 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? यदि इसकी बात करें तो देखिए ये ब विकल्प सही माना जाएगा। अप्रेंटिस, इसमें अपन शिक्षार्थी को, जो शिक्षु होता है, जो तालीम ग्रहण करने वाला यानी तालीमी होता है, उसको कहते हैं। प्रशिक्षण को कभी भी नहीं कहते। प्रशिक्षण ट्रेनिंग हो जाती है, ये अलग चीज होती है। तो ब विकल्प 87 में सही माना जाएगा। अप्रेंटिस इसका प्रशिक्षण नहीं होता है, ये गलत है। उसके बाद ग्रॉस मिसकंडक्ट की यदि बात करें तो ये घोर कदाचार इसका अर्थ हो जाएगा। तो 2 नंबर विकल्प इसमें सही उत्तर मान लिया जाएगा। बात करते हैं अपन 89 नंबर प्रश्न की। तो किस शब्द में सही संधि नहीं है? तो यहां पर देखिए जो शब्द है वो तत् जोड़ उपरांत है, वो सही नहीं है। बाकी षट आनंद षडानन होता है, वाकी इस वागीश होता है, सत चरित्र सच्चरित्र होता है। इसमें जो है वो तदोपरांत जो शब्द है वो गलत विकल्प माना जाएगा। कौन सा शब्द संधि रहित है, यानी कि इसमें संधि नहीं हुई है? 90 नंबर प्रश्न की यदि बात करें तो तद जोड़ लीन तल्लीन, परिजोड़ नाम परिणाम, अनुजोड़ छेद अनुच्छेद फलस्वरूप होगा, यानी द विकल्प इसमें सही उत्तर मान लिया जाएगा। 91 की यदि बात करें किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है?
तो यहां पर यदि बात करें अपन, तो यहां पर सत जोड़ शास्त्र, सत्शास्त्र, आद्योपांत, तो यहां पर जो 2 नंबर विकल्प है आद्योपांत, ये सही उत्तर माना जाएगा। देखिए आदि जोड़ उपांत है, उसका आद्योपांत होगा, आद्योपांत नहीं होगा, क्योंकि यह पर ऊ की मात्रा लगेगी, तो ब विकल्प सही माना जाएगा। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, तो इसमें 1 नंबर विकल्प ही सही संधि नहीं होगी, क्योंकि रवि जोड़ इंद्र छोटा ई से मिलकर बड़ा ई बन जाता है, जबकि इसमें छोटा ई ही दिया गया है। बाकी सब सही है, तो 1 नंबर विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में यदि अपन देखें, तो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो देखिए, चित्त में सदगति सतमार्ग, यानी 4 नंबर विकल्प सही माना जाएगा, क्योंकि सत जोड़ जन का सज्जन ही होता है, चित्त जोड़ मैं का चिन्मय हो जाता है, सत जोड़ गति की सदगति होती है, परंतु सत जोड़ मार्ग का सन्मार्ग होता है, कभी सत्री मार्ग नहीं होता। 94 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, तो निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है। तो इसमें यदि अपन बात करें, तो यहां पर सही संधि है, तो स्त्री जोड़ उचित का स्त्रीयोचित होता है, तो ये तो गलत हो गया। गति अवरोध का गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होता। शीत जोड़ ऋतु, ये सही विकल्प माना जाएगा। तीसरा, शीत जोड़ ऋतु का शीतर्तु ही होता है। और राम जोड़ ईश का, रमा जोड़ ईश रमेश होते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं, और रमा लक्ष्मी माँ होती है, तो रमा यानी लक्ष्मी जी के स्वामी रमेश कहलाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न में 94 नंबर प्रश्न में तीसरा सही होगा, शीत जोड़ ऋतु विकल्प सही माना जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास किसमें नहीं है, इसकी यदि बात करें, तो कर्मधारय किसमें होता है, विशेषता बतलाने वाले में तो होता है। और नीला रंग, नील गाय, तो मैंने नील कमल, नीलकंठ सारे के सारे शब्द बताए थे, याद करिए अपनी क्लास को। तभी तो मैं कह रही हूं कि अक्सरस अपनी पूरी की पूरी क्लास इसमें आई है, विकल्प भी वहीं से उठे हैं। तो नील गाय जो शब्द है वो सीधा का सीधा कर्मधारय में जाएगा। देहलता कर्मधारय, आप बीती सही विकल्प माना जाएगा भी इसमें। तो 95 नंबर क्वेश्चन में तीसरा विकल्प आप बीती। 96 नंबर क्वेश्चन में इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास कहां होता है, बहुत सी जगह होता है। कारक चिन्ह यदि आ जाए तो तत्पुरुष है, अगर विभक्ति वाले शब्द आ जाए, देखिए आमरण, आमरण में मरने तक, तो इसमें तो आमरण आ उपसर्ग आ गया, तो ये तो सीधा का सीधा अव्ययी भाव समास में जाएगा, कामकाज भी नहीं होगा, मंदबुद्धि। तुलसीकृत 4 नंबर विकल्प इसमें सही माना जाएगा। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए 96 नंबर प्रश्न में तुलसीकृत सही विकल्प माना जाएगा। 97 की यदि बात करें, तो किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो देखिए, माता पिता, लाभ हानि, चाल चलन, ये तो बराबर के हैं, सीधा का सीधा पता चल रहा है, और सभी के सभी शब्द बताए हुए हैं आपको कक्षा में। सिर्फ परम पिता परमात्मा जो है वो इसमें नहीं आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन की, 97 में द्वंद्व समास की बात करें तो परम पिता में नहीं है, तो परम पिता सही विकल्प मान लिया जाएगा। 98 इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो उपसर्ग रहित की यदि बात करें, तो यहां पर जो सही विकल्प माना जाएगा वो आसन माना जाएगा, क्योंकि सन कोई सार्थक शब्द नहीं होता। तो आ उपसर्ग, इसमें आ उपसर्ग नहीं है, आसन एक मूल शब्द है, तो इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। आकार में कार प्रत्यय और आ उपसर्ग है, तो प्रत्यय उपसर्ग की स्थिति है। आनंद, नंद एक किसी का नाम होता है, आ उपसर्ग लगा है। रोह एक पंक्ति को कह सकते हैं, एक क्रम को कह सकते हैं, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा। तो 1 नंबर विकल्प 98 नंबर क्वेश्चन में होगा कौन सा, आसन। 99 नंबर क्वेश्चन में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त किसमें हुए हैं। तो यहां पर 3 नंबर विकल्प अधिकारी सही विकल्प माना जाएगा।
आलंकारिक में अलंकार के साथ इक प्रत्यय जुड़ता है तो इक प्रत्यय जुड़ने के कारण आदि वृद्धि हो जाती है और अलंकारिक बन जाता है। सुंदरता में सुंदर शब्द विशेषण शब्द है, इसके साथ ता प्रत्यय जुड़ा है। और अधुनातन, उसमें अधुना जो शब्द है उसके साथ तन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें अधिकारी शब्द सही माना जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है, अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न, इसमें शीतोष्ण माना जाएगा क्योंकि ये दोनों पद प्रधान है, शीत भी और उष्ण भी दोनों प्रधान पदों के कारण यहाँ पर द्वंद्व समास की स्थिति मानी जाएगी। उसमें प्रतिजोड़ अक्ष, इसमें तो उपसर्ग आ गया, तो उपसर्ग वाले तो किस में जाते हैं, अव्ययी भाव समास में जाते हैं। मन चाहा, मन के चाहे के अनुसार हो गया। गौशाला, गायों की शाला हो गई, तो इस प्रकार से गौशाला में तत्पुरुष समास चला जाएगा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। और यदि किसी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है फर्स्ट पेपर, तो उसके लिए विशेष शुभकामनाएं। बाद में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।